औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान्य ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। जैसा कि सुबह हमने आपको इंट्रो में बताया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे और हमारे स्वीडन से भी मेहमान होंगे। स्वीडन से जो हमारे साथ मेहमान हैं इस वक्त ज़ुबैर हुसैन साहब हैं और राजा आमिर जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी हमने सियासत पर बातें करनी है। आपको पता है कि सियासत जो है वो स्वीडन में इलेक्शन जो है वो बहुत करीब आ चुके हैं और स्वीडन में लोग अपनी सियासत के लिए हाथ पांव जो है वो मार रहे हैं और नई जगह जो है वो शामिल होने की पार्टियों में कोशिश भी कर रहे हैं। तो मैं जाऊंगा पहले अपना ज़ुबैर साहब के पास। ज़ुबैर साहब इस वक्त हमें बराह रास्त स्वीडन से ज्वाइन कर रहे हैं कोपेनहेगन की फ़ज़ाओं में। ज़ुबैर साहब, स्वीडन के इंतखाबात में गैर मुल्की नसाद शहरियों का क्या किरदार है? राजू साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में शमूलियत का मौका दिया और आपके तवज्जुह से और आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से तमाम सामीन को हम सलाम कहते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि स्वीडन में पाकिस्तानियों या गैर मुल्कियों का जो है वो सियासत में क्या किरदार है और किस तरीके से जो है यहाँ का सिस्टम चलता है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि गैर मुल्की जितने हमारे हैं उन्होंने कभी भी स्वीडन की सियासत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। फ़कत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ। और यही वजह रही कि आज ये सिचुएशन आ गई है कि स्वीडन की जो सबसे बड़ी जो तीसरी बड़ी जमात है, वो एक रेसिस्ट जमात है, स्वेरियडेमोक्राterna। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमने अगर पहले से होमवर्क किया होता गैर मुल्कियों ने और हम भी एक जो गैर मुल्की मुहिब्बे आप समझ रहे हैं कि उनसे मोहब्बत करने वाली जमात हमारे पास होती, तो आज ये मामला नहीं होता कि स्वीडन में रेसिज्म इतना ऊपर चला जाता कि यहाँ पर जो है गैर मुल्कियों के खिलाफ बहुत सारी मसाइल पैदा हो चुके हैं। सबसे बड़ा मसला तो आपको पता है कि हाल ही में कुरान सोजी का भी वाकया हुआ है। तो इस तरह के मसाइल पैदा ना होते। गैर मुल्की सिर्फ अपनी हद तक ही जो है वो या अपने प्लेटफॉर्म की हद तक ही सियासत के अंदर हिस्सा लेते हैं, बड़ी-बड़ी जमातों में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने ना ही कभी अपनी कम्युनिटी की खिदमत की, ना ही एज़ अ होल गैर मुल्कियों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कायम किया, जो आगे चल के गैर मुल्कियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता। जी। आपने जिक्र किया गैर मुल्कियों के लिए फ़ायदा मंद होता, लेकिन मैं चाहूँगा कभी जो नई जमात है, आपकी जमात भी बन रही है, आप भी उस जमात में हिस्सा ले रहे हैं, उस तरफ मैं बाद में आता हूँ। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पार्टी न्यानस बनने की जो वजूहात है, पार्टी न्यानस का मंशूर दीगर जमातों से मुख्तलिफ कैसे है? जो आपसे कहते हैं पार्टी या जो कुछ भी है, न्यानस में नाम अगर सही ले रहा हूँ या नहीं तो आप उसकी दुरुस्ती कर दीजिएगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये पार्टी कितनी मकबूल है? देखिए, पार्टियत न्यास का वजूद में आना जो है वो बिल्कुल नागज़ीर हो चुका था। उसकी वजह ये है कि अक़लियतों के लिए जो है वो कोई भी नुमाइंदा जमात स्वीडन में मौजूद नहीं थी। यूँ तो बहुत सारी छोटी-छोटी जमातें यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये पहली जमात है जो अक़लियतों के हुकूक की बात करती है। और हमारा मंशूर दूसरी जमातों से मुख्तलिफ यूँ है कि अगर मैं सिर्फ़ बुनियादी 4 आपको पॉइंट बताऊँ हमारी जमात के मंशूर के, तो उसमें सबसे पहले जो है, आपको पता है कि जब कोई गैर मुल्की किसी मुल्क में जाता है, तो वहाँ के जो समाजी या दूसरे ऐसे मसाइल होते हैं, उसके कवानीन से नावाकिफ़ होता है। तो इस वक़्त जो सबसे बड़ा स्वीडन के अंदर स्कैंडल भी बना था, वो ये था कि पूरी दुनिया में ये मीडिया पे दिखाया गया कि स्वीडन में जो है गवर्नमेंट बच्चों को ले लेती है, अगर उनके साथ कोई नारवा सलूक किया जाए। तो ये एक ऐसा कानून है जिसको एलवीयू का कानून कहते हैं, यानी कि नौजवानों और बच्चों के लिए स्पेशल कानून है, जिसके तहत अगर उनको घर में मिसहैंडल यानी कि उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा, घरेलू नाचाकी है या बच्चों को है प्रॉपर घर में खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, इस तरह के मसाइल दीगर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को फैमिली से अलग करके स्पेशल फैमिलियाँ जो रिक्वायर्ड मतलब जिनको बच्चों की ज़रूरत होती है और बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको दे दिए जाते हैं या फिर बच्चों के लिए एक स्पेशल हाउसेस बनाए गए हैं, उनके अंदर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो हमारी जमात का जो पहला जो पॉइंट है इस हवाले से वो ये है कि एक रिकंसिलिएशन लेके आई जाए इस कानून के लिए। और रिकंसिलिएशन कुछ यूँ होनी चाहिए कि जितने भी ऐसे केसेस हैं जिसमें गैर मुल्कियों को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी बरती गई है, हमारे साथ कुछ ऐसे मामलात हुए कि जो एक नॉर्मल हालात के अंदर पैदा होते हैं और बच्चों की बात मान के हमसे बच्चों को अलग कर दिया गया है। तो उन केसेस को रीओपन करके उसका बाकायदा ऑडिट करवाया जाए और जो बच्चों को आप तहवील में लेते हैं और मुख्तलिफ हाउसेस में रखते हैं, उन हाउसेस के अंदर उन बच्चों को उनके बैकग्राउंड के हिसाब से
उनके मज़ाहिब के हिसाब से, उनकी सकाफत के हिसाब से परवरिश दी जाए। तो ये हमारे जो है वो बुनियादी पॉइंट में से एक पॉइंट है। फिर दूसरा जो है, हमारे यहाँ स्वीडन के अंदर आपको पता है कि अफ़रोफोबिया और इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इसी वजह से जो है आप देख रहे हैं कि आपके जो स्किन कलर है उसकी बिहाफ़ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्तियाज़ी सलूक बरता जाता है। और दूसरी जानिब अगर आप बात करें तो मज़ाहिब के अंदर सिर्फ़ ज़्यादातर फ़ोकस जो है वो इस्लाम के ऊपर, और इस्लाम के खिलाफ ही बहुत सारे मसाइल यहाँ पर खड़े हो चुके हैं माशरे के अंदर। तो हमारा एजेंडा जो है वो ये है कि एंटीसेमिज़्म यानी कि यहूदियों के लिए भी जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर चल रही है, उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएँ, इस्लामोफोबिया के लिए भी आवाज़ उठाएँ। और यहाँ तक कि क्रिश्चियनों के अंदर भी आपको पता है कि इम्तियाज़ी सलूक बरता जाता है कि कोई ऑर्थोडॉक्स है, तो कोई इस तरह के अपनी आपको पता है एथनिक्स ग्रुप हैं, तो कुछ अपने आप को अफ़ज़ल मानते हैं और दूसरों को इग्नोर करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमने एक अक़लियती एक जमात बनाई है, जो इनके हुकूक के लिए बात करेगी हर प्लेटफ़ॉर्म पे। स्वीडन में किसी भी पार्टी के मंशूर के अंदर ना मज़ाहिब के हवाले से बात की जा रही है, ना ही किसी अफ़रोफोबिया या किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से इस तरह खुली बात की जा रही है जो हम कर रहे हैं। फिर जो हमारा एक और मसला है, वो सबसे अहम मसला है हाउसिंग का। आपको पता है कि जब कोई गैर मुल्की यहाँ पर शिफ्ट होता है तो उसके लिए घर ढूँढना एक बहुत बड़ा मसला है। अगर घर मिल भी जाते हैं तो घरों के जो किराए हैं, वो गैर मुल्कियों या खुद यहाँ तक कि स्वीडिश लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम भी स्वीडिश ही कहलाएँगे, तो हमारे लिए भी इस माशरे के अंदर घर ढूँढना, सस्ता घर ढूँढना मुश्किल है। तो घर जो है वो हुकूमत अपने तौर पे जो कम्यून सिस्टम है हमारा, जैसे माल्मो के अंदर एमको भी है, माल्मो कम्यून के अपने घर है, माल्मो कम्यून पुस्ताघर। तो इस तरह के घर हुकूमत बनाए और उनके जो किराए हैं वो कम किए जाएँ। तो ये 3-4 बेसिक पॉइंट है, ऐसे तो पूरा मंशूर है हमारा, वो वेबसाइट पे लिखा हुआ है, लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं partyetnians.se के ऊपर, और वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा मंशूर किस तरीके से मुख्तलिफ है। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको बातें बताई हैं, ये अहम बातें हैं, जिसके तहत जो है वो हमारा मंशूर दूसरों से मुख्तलिफ माना जाता है, और यही वजह है कि हमारी पार्टी की मकबूलियत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पार्टी की मकबूलियत की अगर आप बात करें तो मकबूलियत क्यों बढ़ रही है और गैर मुल्कियों में या पाकिस्तानियों में क्यों बढ़ रही है? उसकी वजह ये है कि हालिया जो भी कुरान सोज़ी के वाक़यात हुए, उसमें किसी भी सियासी जमात ने कोई एहतिजाज नहीं किया। हमारी पार्टी एक वाहिद जमात है कि जिस शहर के अंदर कुरान सोज़ी के वाक़यात हुए, वहाँ पर हमने पुरअमन एहतिजाज मुनक्किद किए, और हमने इस जो आप समझे कि एक मुसलमानों के साथ उनके मज़ाहिब के खिलाफ जो यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसके लिए हमने प्रॉपर तरीके से आवाज़ उठाई। तो इस वजह से भी मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में इसकी पार्टी की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। और मकबूलियत का दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू ये है कि मीडिया ने हमारे हवाले से बात करना शुरू की है। मीडिया का पूरा फ़ोकस इस वक़्त पार्टियत न्यास पे आ चुका है कि ये अक़लियतों की नुमाइंदा जमात बन के उभरी है और बड़ी तेज़ी से उसके मेंबर बन रहे हैं। हमने ये सोचा कि 1-2 लोगों से शुरू किया, और आज 2019 से लेके अब तक हमारे पास 1500 पेड मेंबर आ गए हैं हमारी जमात के। तो वोटिंग के हवाले से भी यही है कि अगर आप पूरे स्वीडन की बात करें तो गैर मुल्की जो है वो काफ़ी हद तक पहले एक्टिव नहीं थे, ना ही सियासत के अंदर और ना ही वोट देने के हवाले से। तो पार्टियत न्यास ने उनको बेदार किया है और उनको कहा है कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, आपके हक में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। जी। ज़ुबैर भाई, आपने बताया आपकी पार्टी में एक बड़ा आपने मसला उठाया कि ये बहुत बड़ा मसला है। डेनमार्क में ये है कि बच्चों को ले जाते हैं, दूसरे घरों में ले जाते हैं, माँ-बाप से भी पूछते हैं, उसके बाद काफ़ी टाइम लगता है। तो खुशकिस्मती से 6-7 महीने, साल भी लग जाता है। फिर बड़ी मुश्किल से बच्चे वालिदैन को जो है वो फ्री करते हैं, घरों में भी आकर सर्विस देते हैं। अपनी पार्टी ने इसको ज़्यादा हाईलाइट करें, ये आपका बड़ा पॉइंट अगर देखा जाए गैर मुल्कियों में। क्या आप गैर मुल्कियों तक ये पैगाम पहुँचा चुके हैं? इस तरह का जिस तरह आपने ये बताया है। जी, बिल्कुल ये पैगाम पहुँचाया गया है, और यहाँ तक कि हमारी पार्टी का जो एजेंडा है उसमें आप पूरा एक प्लान आपका होता है, उसके अंदर लिखा गया है कि हम इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं। कि आप, क्योंकि जब स्वीडन में मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं तो मुख्तलिफ कल्चर के लोग होते हैं। तो जो केस ऑफिसर बैठा होता है तो शायद उसको उनका ना कोई इमोशनल बैकग्राउंड पता होता है, ना उनकी सकाफत पता होती है, और ना ही जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको प्रॉपर एजुकेट किया जाता है कि यहाँ का कानून क्या है। क्योंकि जब तक आप पेरेंट्स को एजुकेशन नहीं देंगे, इसको आप कहें कि
ओरिएंटेशन सेशन होना चाहिए कि सामहेल ओरिएंटेरिंग स्वीडिश में इसको कहेंगे कि सोसाइटी के सोसाइटी के अंदर जो आपके कवायद व ज़वाबित हैं उनको किस तरीके से लागू किया जाए कि अवाम को जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले कि स्वीडन के अंदर ये कानून है कि आप अपने बच्चे के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते जो आप अपने मुल्क के अंदर उसको नॉर्मल समझते हैं। तो काफी हद तक हमारी जमात ने इस एजेंडे को उठाया है और हमारा जो ब्रोशर है जो हम घर घर जाके लोगों को देते हैं या हम मार्केट्स के अंदर बांट रहे हैं तो वो मुख्तलिफ जबानों में है। अरबिक, तुर्की, इंग्लिश, यहाँ तक कि उर्दू में भी हमारा फ्लायर आ गया है। तो लोगों तक हम जो है ये ब्रोशर पहुंचाते हैं और वो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो यही है, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की इस वक्त यही कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे ले लिए जाते हैं। जी जब बच्चे ले लिए जाते हैं उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, उसके बाद का प्रोसेस ये है कि अगर मैं इन जनरल बात करूं, जो हम फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन लोग होते हैं दूसरे मुल्कों से आए हुए, तो हमारा अभी तक कॉन्सेप्ट वही होता है कि हम बहुत जल्दी किसी बच्चे को गोद नहीं लेते जब तक कि हमारे पास अपने बच्चे मौजूद हों। तो जो सोशल सिस्टम है यहाँ का, वहां पर चंद एक फैमिलीज होती हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं कि हमें बच्चों की जरूरत है। अब उसमें ये देखा जाता है कि भाई उस फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उनके खिलाफ कोई पुलिस केस तो नहीं है किसी किस्म का, और उनके माशी हालात इस बात की इजाजत देते हैं कि वो बच्चे को अपने साथ रखेंगे। उसका बाकायदा प्रोसेस होता है कि एक फैमिली को बाकायदा इन्वेस्टिगेट करके रजिस्टर किया जाता है कि भाई ये लोग एलिजिबल हैं, अगर कोई बच्चा आएगा तो हम इनको बच्चे को सुपुर्द करेंगे और वो अपने पास रखेंगे। दूसरी सूरत ये होती है कि फौरी अगर कोई फैमिली ऐसी नहीं मिलती तो बच्चों के लिए हाउसेस बनाए गए हैं जहां पर बच्चों को प्रॉपर रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। तो वो प्रोसेस ये है कि अभी यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम नहीं आया है कि बच्चों को कोई एक खास टाइम के बाद वापस किस तरीके से किया जाए, इस तरह का कोई लाए अमल नहीं है। बच्चे ले लिए गए तो फिर बच्चे ले लिए गए, उनसे मिलने के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। बच्चों की परवरिश जो है वो स्वीडिश सिस्टम में हो रही होती है। कोई बच्चा अगर मिसाल पाकिस्तान से आया है तो हमारा मजहब इस्लाम है, हम हलाल खाते हैं, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स बच्चे की पूरी नहीं की जाती। मतलब अगर वो कोई स्वीडिश फैमिली में चला गया तो अगर वो क्रिश्चियन है या अपने जो जो भी मजहब फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चे की भी परवरिश उसी मजहब उसी कल्चर के हिसाब से करते हैं, जो कि बच्चे की आप समझे कि एक बुनियादी हुकूक जो इंसान का होता है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो ये प्रोसेस जो आगे का है उसमें सबसे पहला प्रोसेस तो यही है कि एक फैमिलियां रजिस्टर होती हैं, आपने उस फैमिली को उठा के बच्चा दे दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तो पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हो और पाकिस्तानी फैमिली जो है किसी पाकिस्तानी बच्चे को लेना चाहे। मैं स्पेसिफिक पाकिस्तानी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये इंटरव्यू उर्दू में हो रहा है और हम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुखातिब हैं, तो मैं सिर्फ उनकी समझ के लिए उनकी इतला के लिए बता रहा हूँ कि इस वक्त सोशल के पास इस तरह की फैमिलीज मौजूद नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तानी बच्चा लिया जाए तो उसको पाकिस्तानी फैमिलीज के साथ रखा जाए, या जो बच्चों के हाउसेज जो उन्होंने रखे हुए शेल्टर हाउसेज, उन शेल्टर हाउसेज के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आपके बच्चों को आपकी सकाफत आपके मजहब के हवाले से जो है बड़ा किया जाए या उसकी परवरिश की जाए। और फिर ऐसा भी सिस्टम नहीं है कि कोई अपील करके आप अपने बच्चों को दोबारा वापस लें। आपको मौका नहीं मिलता इन तमाम तर सिस्टम के अंदर अपने जो हकूक है उसकी आवाज उठाने के लिए। तो पार्टियत न्याज के मंशूर के अंदर ये तमाम चीजें शामिल हैं और हम चाहते यही हैं कि इन तमाम चीजों को हम सामने लाएं और इस पर बात की जाए। आज तक इस पर बात नहीं की गई है क्योंकि लोगों ने सिर्फ इन मामलात को अपनी कम्युनिटी की हद तक रखा हुआ है कि अगर कोई मसला कम्युनिटी के पास जाता है तो कोई सोशल वर्कर होता है, वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से उनको हकूक मिले। लेकिन जब बुनियादी तौर पे कोई लॉ ही नहीं बना होगा, कोई कवानीन ही नहीं बने होंगे, तो आप अपने बच्चों को वापस किस तरीके से लेंगे? और अगर आपके बच्चे मिसाल आपको वापस नहीं मिलते तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि वो किस सकाफत किस मजहब के तौर पे उसको बड़ा किया जा रहा है, उसकी परवरिश की जा रही है। जी जी, बड़ा अच्छा मंशूर है जी आपकी पार्टी का। ज़ुबैर भाई आप बताएं हमारे सामाइन को और नाजरीन को कि आपने कहा कि आपके 1900 मेंबर बन चुके हैं। अभी आपके इलेक्शन जो है वो आपने सिटी काउंसिल के आ रहे हैं या पार्लियामेंट के आ रहे हैं? तो जनरल इंतखाबात हैं जिसमें आप तीनों कैटेगरी होती हैं आपकी। पार्लियामेंट के भी इंतखाबात होते हैं, आम इंतखाबात हैं, तो उसके अंदर रीजन के भी होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में कौमी असम्बली होती है, सूबाई होती है और शहरी होती है। तो शहरी गवर्नमेंट का तो आपको पता है बल्दियाती निज़ाम है, वो एक अलग तरीके का है, लेकिन यहाँ पर तीनों इंतखाबात एक ही दफा होते हैं और इसको जनरल इलेक्शन कहा जाता है, जिसमें कम्यून होता है यानी कि शहरी हुकूमत, रीजन होता है यानी कि सूबाई हुकूमत और मेंबर पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के इंतखाबात। ये तीनों कैटेगरी के इंतखाबात हो रहे हैं 11 सितंबर को।
जी आप तीनों से हिस्सा ले रहे हैं? जी, मैं तीनों कैटेगरी में हिस्सा ले रहा हूँ। मुझे तो खैर खुद पता है, मैं अपने सामान्य नाजरीन के लिए चाहता हूँ कि आपको तीनों में बिलकुल पार्लियामेंट में कितने वोट दरकार हैं, इसी तरह रीजन में कितने दरकार हैं, इसी तरह सिटी काउंसिल में देखें आपको जीतने के लिए। देखें जीतने का जो तनासुब यहाँ पर खास तौर पे मेंबर पार्लियामेंट का है, तो मेंबर पार्लियामेंट आप उसी सूरत में बनते हो जब आपकी पार्टी को 4% वोट पड़ा है। और अगर आप मालवा शहर की बात करें जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए आपको 23,000 वोट दरकार होते हैं। और फिर अगर आप शहरी हुकूमत या रीजन की बात करें तो कम से कम आपके पास 5,000 ऐसे वोट होने चाहिए कि आप दूसरों से मुख्तलिफ हो। कम से कम 5,000 वोट आपको अपने शहर मालमो से लेने हैं ताकि आप कम्यून या रीजन का हिस्सा बन सकें। जी सिटी काउंसिल के लिए तो थोड़े होते हैं। जी, 5,000 क्योंकि शहर बड़ा है हमारा और बड़े शहरों की रिक्वायरमेंट अलग होती है। छोटे शहर ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ आपको 150 या 200 वोट भी अगर मिल जाएँ, तो आप जो है वो सिटी काउंसिल के अंदर आ जाते हैं। हमारे पास आबादी आपको पता है स्वीडन की काफ़ी कम है, तो मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से तनासुब की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ जिससे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो उस शहर के अंदर कम से कम 5,000 वोट सिटी काउंसिल के लिए चाहिए। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं गैर मुल्कियों के वोट जो हैं, जहां से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, गैर मुल्कियों के वोट टोटल कितने हैं? देखिए ये फैक्ट एंड फिगर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मेरे पास प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप गैर मुल्कियों की बात करें तो गैर मुल्की जो वोटर आपका है वो आप समझें कि मालमो के अंदर 80% जो है वो वोट काउंट होते हैं और 80% के अंदर गैर मुल्की ऐसे हैं जो 15% के करीब वोट नहीं देते। तो कितने रजिस्टर्ड गैर मुल्की हैं उसकी अभी हतमी फहरिस्तें नहीं आई हैं और 24 अगस्त से पहले-पहले जो है वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आ जाएगी और उसके बाद मगर यहाँ पर सिस्टम ये है कि वो ये नहीं बताते कि गैर मुल्की कितने हैं और मुल्की कितने हैं। वो सिर्फ ये बताते हैं कि आपके पास वोट देने वाले वोटर कितने हैं। वरना ये मामला जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का आ जाता है, मुतनाज़ा हो जाता है कि आप गैर मुल्कियों को अलग काउंट कर रहे हैं और मुल्की जो आपके बाशिंदे हैं उनको अलग काउंट कर रहे हैं। लेकिन अलबत्ता सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि आप अगर स्वीडन के अंदर 3 साल आपने गुज़ारे हैं लीगल और आप स्वीडन के शहरी नहीं भी हैं, तो आपके पास राइट होता है कि आप सिटी काउंसिल के लिए भी वोट दे सकते हैं और सूबाई यानी कि रीजन के लिए भी वोट दे सकते हैं आप। मगर आपके पास जब तक पासपोर्ट नहीं आ जाएगा, आप मेंबर पार्लियामेंट के लिए वोट नहीं दे सकते। जी। जुबैर भाई, आपके साथ राजा आमर भी बैठे हुए हैं, ये काफ़ी पॉपुलर हैं, लोग जानते हैं और आपको भी लोग काफ़ी जानते हैं, आपने सोशल काम भी आप दोनों करते रहते हैं। आपको आपके जीतने के कितने चांस हैं? देखें राजा साहब जीतने के चांसेस की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो मैंने जितनी भी कैंपेन की है अपनी सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों से मिला हूं, यहाँ पर आपको पता है कि हल्का बंदियां नहीं है कि मैं किसी एक हल्के से खास किसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मुझे वहां की कम्युनिटी वोट दे और मैं पर्सनल अपने वोट मांगू। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फोकस जो पार्टियत न्याज के जितने कैंडिडेट्स हैं, उनका फोकस फकत इस बात पर है कि किसी तरीके से हमारी पार्टी जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर जीत के इलेक्शन में आए। यहाँ पर 2 तरीके से वोट दिए जाते हैं। आपको जो है वो जब वाल सेटल यानी कि वोट देने के लिए जो आपको बैलेट पेपर मिलता है, उस बैलेट पेपर के पीछे जो है वो कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं। उन कैंडिडेट्स में से आपको किसी एक के नाम को क्रॉस करना होता है, तो उसको पर्सन रोस यानी कि उसका इनफरादी तौर पे एक वोट काउंट होता है कि इस शख्स को किसी ने वोट दिया है ज़ाती तौर पे। अदरवाइज़ तमाम तर वोट जो है पार्टी को दिए जाते हैं। तो इस वक़्त मेरी कम से कम या मेरे जो हम-ख़याल लोग हैं या पार्टी के अंदर जितने हमारे कैंडिडेट हैं और आप वोल्स और पार्टी की बात करें तो हमारा मकसद ही यही है कि किसी तरीके से हम रिजर्विंग यानी कि पार्लियामेंट तक पहुंचे, कम्यून में पहुंचे और रीजन में पहुंचे। तो अगर आप किसी एक जाती तौर पे किसी बंदे की जीत की बात करें तो इस वक्त हम उसको फोकस में इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि हमारी पार्टी भी नहीं है। हमने अपना सियासी कैरियर बतौर अगर मैं आप अपनी बात करूं बतौर सियासतदान भी मेरा ये कैरियर का आगाज है। तो मैं ये आपको गारंटी नहीं देता कि मैं कितने परसेंट मेरे जो है कितने फीसद मेरे चांसेस हैं कि मैं इलेक्शन जीत के जो है मेंबर पार्लियामेंट बन सकता हूँ। अलबत्ता हमारी कोशिश ये है कि हमारी पार्टी किसी तरीके से पार्लियामेंट तक पहुंचे ताकि हम अपने हुकूक की जंग को लड़ सके, हमारी आवाज उठा सकें।
फिर दूसरा ये कि जाती तौर पे वोट देने का फायदा क्या होता है, यानी कि अगर मिसाल है कि मैं किसी के पास जाता हूँ, कहता हूँ कि यार पीछे मेरा नाम लिखा है, इसको आपने क्रॉस करना है। उसका मकसद फकत इतना होता है कि अगर आपने मेरे नाम को वोट किया है, तो मैं कल अपनी पार्टी में ये बात कर सकता हूँ कि आपको पाकिस्तानी कितने थे जिन्होंने वोट दिए। अगर कोई पाकिस्तानी जाके सिर्फ वोट दे के आ जाता है पार्टी इत्मीनान को, तो पार्टी को कैसे पता पड़ेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने वोट दिए। तो इसलिए हमारी कम्युनिटी जो है वो हमारा जो मतलब मिसाल है, अगर मैं खड़ा हुआ हूँ पाकिस्तानी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो अगर वो मुझे वोट देंगे और मेरे पास एक खास तादाद होगी, तो कल कला कम्युनिटी का कोई मसला आता है या हमारी कम्युनिटी, एक छोटा सा एक मिसाल देता हूँ आपको कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की कौमियतें आबाद हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस की जब बात आती है तो हर किस्म के बंदे के पास ये सहूलत है। यानी कि अरब कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज में जो ड्राइविंग का टेस्ट देते हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं। हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा गिला ये होता है कि हमको उर्दू में टेस्ट देने की सहूलत मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो अगर मिसाल है कि हमारी कम्युनिटी ने हमें वोट दिया और हमारा कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में पहुंच गया है, तो हम इस तरह की आवाज उठाने के लिए कह सकते हैं कि यार हमारी कम्युनिटी ने आपको वोट दिया था और इतनी मेजोरिटी में दिया था, तो आप हमारी कम्युनिटी का ये मसला कम से कम हल करें कि उर्दू में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें सहूलत मुहैया की जाए। तो ये इसीलिए जातियात के तौर पे वोट लेने पड़ते हैं, अदरवाइज पूरा फोकस ये है कि पार्टियत नियांस बतौर पार्टी किसी तरीके से पार्लियामेंट में पहुंचे, कमून में पहुंचे और रीजन में पहुंचे। ये इस वक्त फोकस है। जी आपने बजा फरमाया कि एक स्पेस कैंडिडेट होता है, एक पार्टी फॉरमैन होता है कि सारे वोट्स जितने भी वोट पड़ेंगे टोटल वोट वो स्पेस कैंडिडेट को जाएंगे, वो वही मेंबर बनेगा। इसी तरह जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पर्सनली वोट अगर आपका लिस्ट में, मुझे नहीं पता आपका लिस्ट में कौन सा नाम है, कितने नंबर पर है? ये डिफरेंट है। एक अगर पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें एक में मेरा नंबर जो है वो 11 है, और अगर आप कम्यून की बात करें तो उसमें कहीं पर 10 है, कहीं पे 17 है। तो अभी नंबरिंग चल रही है और हमारी वाल सेटलर जब आएंगी तब मैं प्रॉपर आपको फैक्ट एंड फिगर फिगर बताऊंगा कि मेरा नंबर मैंने किस। इसलिए ये बात आपसे पूछी है कि जो आपके नाम के आगे क्रॉस करेंगे उसका फायदा डेफिनेट वोट तो पार्टी को जाएगी, लेकिन आपको फायदा होगा कि आपके वोट काउंट हो गए और आप अगर लिस्ट में नीचे भी हैं तो फिर आप ऊपर चले जाएंगे। हाँ, वो मुझे बतौर पार्टी में भी मुझे एक किस्म की आप समझे कि सपोर्ट मिलेगी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के वोट्स जो हैं ये इस तरीके से आए, और एक कैंडिडेट जो पाकिस्तान का खड़ा था उसने हमारी पार्टी का जो मंशूर है वो लोगों तक पहुंचाया और उनको मोटिवेट किया कि आप हमारी पार्टी को वोट दें। तो वो पार्टी में भी आपकी पोजीशन मजबूत होती है और आप लिस्ट में ऊपर चले जाते हैं। जी। आप आप किन किन शहरों से हिस्सा ले रहे हैं? मैं मालमो से तीनों कैटेगरी में हिस्सा ले रहा हूँ, और स्टॉकहोम चूंकि आपको पता है कि मालमो से लेके किरोना तक हमारे जितने पाकिस्तानी हैं उनसे हमारे रवाबित भी अच्छे हैं, और हम समाजी तौर पे लोगों से काफी मिलते भी हैं। तो स्टॉकहोम में एक अच्छी जेंट्री जो पाकिस्तान की है वो मुझे जानती भी है। तो स्टॉकहोम से भी मैं जो है हिस्सा ले रहा हूँ, मगर सिर्फ पार्लियामेंट के लिए ले रहा हूँ। वोट डालने का तरीकाकार क्या है? देखिए, वोट डालने का तरीकाकार ये है कि आपको 3 किस्म के यहाँ पर बैलेट पेपर मिलते हैं। वो छोटे आपकी हाथ की हथेली की साइज के होते हैं। पाकिस्तान में तो हमारे पास ये होता है ना कि तमाम पार्टियों के जो है वो इंतखाबी निशान लिखे होते हैं और उन पे हमें मोहर लगानी होती है, और 2 किस्म के पेपर हमारे पास होते हैं, एक सूबाई का होता है और एक कौमी का होता है। लेकिन यहाँ पर 3 क्योंकि कैटेगरी के इलेक्शन हो रहे हैं तो आपको 3 पेपर मिलते हैं। येलो जो होता है वो आपको पार्लियामेंट के लिए वोट देना होता है। ग्रीन जो होता है आपका वो आपको शहरी के लिए देना होता है, और व्हाइट जो है आपका वो रीजन के लिए देना होता है। तो इन 3 कैटेगरी के अंदर हो सकता है कि मैं कलर के अंदर कुछ आगे पीछे कर जाऊं, लेकिन 3 जो है कैटेगरी के लिए 3 आपको वॉल सेटलर मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये रीजन का है, ये कम्यून का है और ये पार्लियामेंट का है। और उन तीनों के पीछे जो है वो नाम लिखे, सॉरी, नीचे नीचे भी लिखे होते हैं लिस्ट के अंदर नाम, और पीछे भी होते हैं। तो आपने अपने कैंडिडेट्स का नाम चूज करके उस पे आपने क्रॉस करना होता है, और आपको एक लिफाफा दिया जाता है जिसके अंदर आपने वो वाल सेटल डालनी होती है और अपने बॉक्स में डालना होता है। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि जिस पार्टी ने पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर 1% वोट दिया होता है, तो उसकी वाल सेडलर यानी कि जो पंफलेट है आपके ये बैलेट पेपर हैं वो गवर्नमेंट खुद छपवाती है, इलेक्शन कमीशन। और वो हर किस्म के आपकी जो रोस्ट लोकल यानी कि आप जहाँ पर इलेक्शन दोगे तो वो आपकी खास पाकिस्तानी जबान में उसे कहेंगे शायद वाल लोकल को क्या कहते हैं, जहाँ पर बंदा देता है वोट।
राजा साहब क्या कहते हैं जो बाल लोकाल मतलब जो होती है जहाँ पर बंदा जाके वोट देता है पाकिस्तान में? कम्यून में कहते हैं, जिसे बोआ सर्विस कहते हैं। हाँ, तो वो नहीं, ये पाकिस्तान पाकिस्तान में सर, पाकिस्तान में क्या कहते हैं उसको, जिसे जब वोट डालते हैं आप जाके? यूनियन काउंसिल कह सकते हैं आप। हाँ, तो मतलब वो जो आपके हलके के अंदर जहाँ पर आपने वोट डालना होता है, वो आपको इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक लेटर आएगा कि आप कमेटी किस, दफ्तर कह सकते हैं सारी चीज। हाँ, तो वो आप अपने, आप जब इंतखाबात नजदीक होते हैं तो उससे पहले आपके घर पे जो है एक लेटर आता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उसमें आपकी कैटेगरी डिफाइन की होती है कि आप किस कैटेगरी के लिए वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपने 3 साल स्वीडन में गुजारे हैं तो आप शहरी हुकूमत के लिए और सूबाई हुकूमत के लिए वोट डाल सकते हैं। तो जब आपको एक एड्रेस दिया जाएगा कि इस जगह पर आपका इलेक्शन कमीशन ने जो है डिसाइड किया है कि आप इस लोकाल में जाके वोट दे सकते हैं, तो वहां पर आपने जाना है। वहां से आपको जो है जिस भी पार्टी की दो लेनी है आपने क्या, बैलेट पेपर, वो बैलेट पेपर आपने उठाना है और उनको लिफाफों में डाल के बॉक्सेस के अंदर आपने जमा करा देना है। तो रोस्ट मुदाखिल होता है, जो आपका वोट लेता है वो डब्बों के अंदर आपके सामने जो है आपका वोट डालेगा। लेकिन ये जो आपके बैलेट पेपर होते हैं वो हर पार्टी का अलग होता है। यानी कि पार्टी इत्नियास का अलग होगा, इस तरीके से दूसरी जो जमातें हैं उनका नाम लिखा होगा कि ये इस जमात का है, उसका लोगो लिखा होगा। ये तमाम चीजें आपको देख के फिर उठानी होती हैं। सामने ही एक आपके पास मेज आवेजा होती है, उस मेज के ऊपर ये तमाम तर चीजें पड़ी होती हैं कि आपने जिस भी पार्टी को चूज करना है उसकी वाल सेडल यानी कि बैलेट पेपर आप उठाएं, और वो बूथ जो आपका बना होता है जो हिडन, इस यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि उस हिडन बूथ में आप जाते हैं और एनवेलप के अंदर आप अपना वोट डाल के आके रोस्ट मुतागारे यानी कि जो आपका बंदा वहां पर वोट लेने के लिए, रिसीव करने के लिए बैठा होता है, उसके हाथ में देते हैं और वो आपके सामने डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर उन लिफाफों को डालता है। जी, पोलिंग स्टेशन तो नहीं कह रहे थे आप? पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन। जी, पोलिंग स्टेशन। ये पोलिंग स्टेशन तो हमारे तो यहाँ डेनमार्क में जो नज़दीक तरीन आपका स्कूल होता है ये पोलिंग स्टेशन होता है। उसके अलावा जिसे मैंने बोआ सर्विस कहते हैं, पता नहीं आप स्वीडिश में क्या कहते हैं, कि आप पहले भी वोट जो है ना वो डाल सकते हैं। अगर आपको किसी ने वोट देना है या आपकी पार्टी को देना है तो वो पहले भी वोट डाल सकते हैं। आप एहतियात करिए, लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं। बिल्कुल, उसको फोर्थ ईद रोशनी कहते हैं। उसका तरीकेकार ये है कि 24 अगस्त से वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। 24 अगस्त से मुख्तलिफ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर के अंदर, यानी कि अगर मालमो की बात करूं तो मोबिलिया शॉपिंग सेंटर के अंदर, एम्पोरिया के अंदर, और चंद एक दूसरी बड़ी जगह हैं, जैसे आप किसी स्कूल का भी खास नाम ले सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें स्पेस है, तो वहां पर भी ये लोग बनाएंगे। और उसकी लिस्टें अभी हतमी आई नहीं है, वो जब आएंगी तब लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप किसी भी जगह पर जाके अपनी फोर्थ ईद रोशनी दे सकते हैं कि अगर आप इलेक्शन वाले दिन काम कर रहे हैं और छुट्टी पर हैं तो उससे पहले आप अपना वोट काउंट करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये भी होता है कि अगर मिसाल है कि 24 तारीख से लेकर 11 तारीख के दरमियान आपने फोर्थ ईद रोशनी कर दी है, आपने किसी पार्टी को वोट दे दिया है, और फिर आप अपना जो है वो जहन चेंज करते हैं किसी तरीके से कि मुझे किसी और पार्टी को वोट देना है, यानी कि आपने XYZ पार्टी को वोट दिया, फिर आपने सोचा नहीं पार्टी इत्मियान का मंशूर जो है वो अच्छा है, मुझे उसे वोट देना है, तो आप 11 सितंबर को अपने पोलिंग स्टेशन में जाएंगे और आप दोबारा से वोट देंगे। तो जब आप वोट देंगे तो अल्टीमेटली आपका जो पहले से जो फ्री थी रोस्टिंग है, यानी कि जो आपने एडवांस में वोट दिया था वो काउंट नहीं होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा और आपका नया जो वोट है वो काउंट हो जाएगा। जी, चलें, ये बातें तो बड़ी मुफीद थी लोगों के लिए, मालूमात के लिए। तो आपको बेशुमार जगहों पे लोग सुन रहे होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे, तो आपका हल्का और एरिया बहुत बड़ा है। तो मैं अगर आप चाहूँ तो आपकी जो दूसरी आपके मद्दे मुकाबल पार्टियां हैं उनमें भी गैर मुल्की या पाकिस्तानी नसाद लोग खड़े हैं। देखिए पाकिस्तानी निजात लोग, आप आपकी स्वीडन की सियासत में भी काफी नजर है और आपको पता है कि यहाँ पर पहले से पाकिस्तानी मुख्तलिफ जमातों के साथ एक्टिव रहे हैं। लेकिन हुआ ये है कि हमारे लोग अगर एक्टिव होते हैं तो वो या तो एक खास तबके के लिए एक्टिव होते हैं, या फिर जो है वो अपनी जात की हद तक के भाई मुझे जाके इलेक्शन लड़ना है या पार्टी के अंदर मेहनत करनी है। एज कम्युनिटी आप लेके नहीं चलते हो, पाकिस्तानियों के मसाइल को लेके नहीं चलते हो। तो अब तक जितने भी लोग पाकिस्तानी एक्टिव रहे हैं स्वीडन की सियासत में, उन्होंने सिर्फ अपने पार्टी के मंशूर की बात की है या अपने इर्द गिर्द के लोगों के जो मसाइल हैं सिर्फ उनको डिस्कस किया है। बतौर पाकिस्तानी कम्युनिटी मसाइल लेके कभी आगे नहीं आए। एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी थी अभी ड्राइविंग लाइसेंस की। अगर हमारा कोई पार्टी पाकिस्तानी किसी पार्टी में एक्टिव होता और मेंबर पार्लियामेंट बन चुका होता आज तक, तो शायद वो हमारे मसाइल ये सारे हल हो चुके होते।
तो हमारे पाकिस्तानी सिर्फ एक लिमिटेड हद तक महदूद हैं और वो पार्टियों के अंदर सिर्फ अपना किरदार ही अदा करते हैं कि उनकी पर्सनल ग्रूमिंग क्या हो रही है, वो क्या हासिल कर रहे हैं। बतौर कम्युनिटी हमें क्या हासिल करना चाहिए, वो आज तक कभी नहीं हुआ। जी। चलें ज़ुबैर भाई, आप मेहनत करें। वोट यहाँ पर जो आपको पता है कि वोट अभी तो हमारे लोग इस तरह के नहीं तैयार हुए कि पार्टी हो तो पर्सनली जो है लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, और फिर जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिस तरह के आपके साथ राजा आमिर बैठे हुए हैं, इस तरह के बेशुमार लोग होते हैं जिनके पास वोट बैंक होता है। हर घर में तकरीबन 3-4 वोट तो होते ही हैं, कम अज़ कम वोट, कम अज़ कम 2 तो होते ही हैं वोट। कम्यून में या रीजन की आप बात करें, ये तो बड़े ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गैर मुल्कियों में स्पेशली पाकिस्तानियों में कितने को होंगे अंदाजन जो है वो स्वीडिश जिनके पास नेशनैलिटी है? देखें, पाकिस्तानी यूं तो काफी मालमों में आके आबाद हो चुके हैं। अभी यूनान, इटली और स्पेन से काफी पाकिस्तानी आए हैं। अगर मैं इन जनरल बात करूं कि इस वक्त मालमों में कितने पाकिस्तानी रहते हैं, तो जो आदाद शुमार है वो तकरीबन 6,500 पाकिस्तानी यहाँ पर रहता है। लेकिन वो 6,500 पाकिस्तानी सारे स्वीडिश नेशनल नहीं हुए अभी तक। वो कुछ लोग हैं जिन्होंने 3 साल निकाले हैं, तो उनके पास ये राइट है कि वो कम्यून का या रीजन का वोट दे सकते हैं। तो उनको अपना हक राय जो है वो अदा करना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए कि भाई हम वोट दें और इस जो माशरा है स्वीडिश उसके अंदर फाल हो जाएं, ताकि हमारी आने वाली नस्लों की कोई हेल्प हो सके। जरूरी नहीं कि आपको अगर पार्लियामेंट में आप वोट नहीं डाल सकते तो आप दूसरी कैटेगरी में वोट ना डालें। हमने यहाँ पर यही देखा है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती वोट देने में, और वो अपने काम से काम रखते हैं। यहाँ तक कि हम जबान भी यहाँ पर जो है वो नहीं सीखते। तो हमें यही नहीं पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, यहाँ की सियासत में क्या हो रहा है, यहाँ में जराइम का रेशो क्या है, आगे मुस्तकबिल क्या है, हमारे बच्चों ने यहाँ पर क्या करना है, जिसकी वजह से हम इस माशरे से कट के अलग थलग रहते हैं। तो हमें वोट हर कैटेगरी में देना है। अगर आपके पास लेटर आया है, चाहे वो आप कम्यून और रीजन में दे सकते हैं, आपने बाहर निकलना है और वोट देना है। जी। ज़ुबैर भाई, आखिर में आप हमारे सामाइन और नाजरीन को क्या पैगाम देंगे? देखें, सामीन के पैगाम को मैं, आपको पता है कि अब तक शायद आपने मेरे चंद एक इंटरव्यू देखे होंगे, तो मैं हमेशा पैगाम एक शेर की सूरत में ही देता हूँ। क्योंकि हम बहुत ज्यादा मसाइल के अंदर गिर चुके हैं बतौर अकलियत इस माशरे में। तो अब इसके असरात पाकिस्तानियों पे भी आना शुरू हुए हैं, तो उसके लिए मैं एक शेर कहूंगा कि जो हम पे गुजरे थे रंज, जो हम पे गुजरे थे रंज, जब खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे, वो जिन दरख्तों के साए से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। तो अब वो दरख्त जिनके साए में हम बैठे थे, अब वहां से फल आना बंद हो गए हैं। हमें बाहर निकलना है और पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये साबित करना है कि हम किसी मैदान में पीछे नहीं हैं। तो हमने जो है इस मेहनत के साथ आगे बढ़ना है कि हमारी आने वाली नस्लों को, जो तीसरी, चौथी या दूसरी जनरेशन हमारी होगी, उनके लिए इस माशरे में क्या जगह बनानी है उसका फैसला करना है। जी। जी राजा आमिर, मैं आपसे भी चाहूँगा कि आखिर में आप भी कोई पैगाम दें सामाइन और नाजरीन को ज़ुबैर भाई के मुतल्लिक। जी, बिल्कुल राय साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज़ुबैर के और मुझे लाइव लिया यहाँ पे। तो सबके लिए यही पैगाम है जो ज़ुबैर ने भी ज़िक्र किया कि हमें आगे आना पड़ेगा पाकिस्तानी कम्युनिटी को, और अपने वोट का हक इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि सबके लिए आगे आसानियाँ पैदा हों। और आप क्या समझते हैं कि हमारे लोग, हमारे से मुराद है कि गैर मुल्कियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जहाँ जहाँ जिनकी पार्टी जा रही है, या खुद ये छोटी जो है वो कार्नर्स मीटिंग कर रहे हैं? जी नहीं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है साहब। मैंने भी 1-2 मीटिंग्स इनकी अटेंड की हैं। तो जैसे कि ज़ुबैर साहब ने आपको बताया कि ये पार्टी एकदम से ग्रूम हो रही है, तो उम्मीद भी यही है कि इंशाअल्लाह ताला आगे ये इसमें काफ़ी इसके मेंबर्स और भी बनेंगे, और लोग काफ़ी जो हमारे गैर मुल्की हैं और मुस्लिम्स हैं, जो भी हैं, वो सब इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो उम्मीद अच्छी है, क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाअल्लाह। दोनों मेहमानों का जी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। ज़ुबैर भाई, आप एनी टाइम कोई पैगाम देना चाहें? बहुत सारे लोग सुनते हैं, आपको सुन रहे भी होंगे, क्योंकि जो लोग डेनमार्क में भी रहते हैं, स्वीडन में भी रहते हैं, उनका वोट जो है वो स्वीडन में, काम यहाँ डेनमार्क में करते हैं।
तो आपका पैगाम, जब भी आपको ज़रूरत हो हमारी प्लेटफॉर्म की, हम हाजिर हैं आपके लिए। इंशाल्लाह राजा साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।